ओके, सो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम। ओके, देखो देखने में मुश्किल लगता है फेजर डायग्राम, बट अगर इसके पीछे की कहानी समझोगे तो ये बहुत इजी लगेगा। तो हम पढ़ेंगे आइडियल वाला, मेनली तुम्हारे केस में जो आता है पेपर्स में आता है वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का ही आता है। ओके, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का आता है, तीन केस होते हैं इसमें, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ओके, तो सबसे पहले ये समझो कि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर में हमने प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट कर रखी है। प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने वोल्टेज सप्लाई दी है V1 और इधर हमारे पास करंट फ्लो हो रही है। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग पे अभी हमने कुछ भी लोड कनेक्ट नहीं करा। जैसे तुम ट्रांसफॉर्मर को टेस्ट करोगी तो शुरू में तो एकदम से लोड को कनेक्ट नहीं करोगी ना, बाद में कहीं जाके वो लोड कनेक्ट होगा, राइट। तो अभी ये शुरुआत वाली चीज़, अभी मैंने लोड को कनेक्ट नहीं करा है, ठीक है, अभी ओपन रखा है। मतलब तुम मान लो कि तुमने ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करा, तुमने उसमें प्राइमरी सप्लाई दे दी, तो एकदम से तो तुम लोड को अभी कनेक्ट नहीं करोगे ना टेस्टिंग फेज में, राइट। तो अब इस टाइम पे कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास, ये हो गई नो लोड वाली कंडीशन हो गई। और तुम्हें मैंने बताया था कि नो लोड में हमारे पास कितना करंट फ्लो होता है, नो लोड करंट फ्लो होता है। और नो लोड करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई नॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास N1 है नंबर ऑफ टर्न्स और यहाँ पे हमारे पास N2 है। और इस आई नोट की वजह से हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। उसको मान लेते हैं कि हमारे पास फाई फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही है E1 और यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो रही है E2। फ्लक्स देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेसिकली, अगर तुम्हारे पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो इसकी जो फील्ड लाइंस डेवलप होंगी तो उसी को हम ये मान लो कि अभी उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ओके, फ्लक्स पढ़ा था ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, राइट। ओके, सो इन दैट केस फ्लक्स हमारे पास, अभी तुम ये समझो कि ई नोट, मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो हमारे पास E2 हो रही है और उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स फाई जनरेट हो रहा है। क्लियर। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर दिया, कर दें लोड को कनेक्ट। ठीक है, अब लोड को कनेक्ट कर रही हो तो सेकेंडरी साइड पे अब करंट फ्लो हो रही है, पहले तो नहीं हो रही थी, राइट। अब सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो हो रही है, मैंने मान लिया अब कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है। अब तुम ये मान लो कि अगर जहाँ करंट है वहाँ फ्लक्स है और अगर करंट नहीं है तो फ्लक्स नहीं है। तो पहले आई नोट की वजह से इस मटेरियल में फाई जनरेट हो रहा था, फ्लक्स फाई। अब उसकी लोड कनेक्ट करा तो लोड कनेक्ट करते ही करंट आ गई I2। अब इसकी वजह से एक और फ्लक्स जनरेट हो गया, इसी सेम मटेरियल में कितना फ्लक्स जनरेट हो गया, फाई 2 जनरेट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये तुम्हें पता है कि वो फैराडे ने क्या कहा था, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, कि जो भी हम ईएमएफ देते हैं, जो भी हम वोल्टेज देते हैं उसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है, राइट। नेगेटिव साइन का यही मतलब था। तो अगर हमारी फ्लक्स ऐसे है तो फ्लक्स भी तो अपोजिट इंड्यूस होगी, होगी या नहीं होगी, हम्म, होगी ना, होगी। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, आई नोट, आई नोट की वजह से मेरे पास फ्लक्स जनरेट हुई है इस डायरेक्शन में मान लो। और फिर हमारे पास लोड कनेक्ट होते ही क्या आ गया, I2। I2 की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हुई है वो क्या हुई है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तुम्हारी प्राइमरी में और ये तुम्हारी सेकेंडरी में है। तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करना चाहेंगे, कैंसिल करना चाहेंगे, राइट। तो इसने क्या करा, इसने एक और करंट बुला ली। जैसे देखो ये मेन फ्लक्स कितना है, फाई है, ठीक है। तुम मान लो तुम्हारी क्लास है और तुम पहले अपनी क्लास की तुम डॉन थी फाई, ठीक है। अब 2-3 दिन बाद कोई और भी आ गया कि नहीं, वो कहता है कि नहीं अब तुम डॉन नहीं हो, मैं डॉन हूँ फाई 2, ठीक है। फाई 2 आ गया जब लोड आ गया, तो तुमने कहा अच्छा तो टू डॉन कैसे बनेगा, तुमने अपने और बंदे बुला लिए अपनी साइड से। तुम्हारी साइड कौन सी है, प्राइमरी साइड। तुमने अपने और बंदे बुला लिए, मतलब तुम्हारे पास यहाँ से वोल्टेज से एक और करंट अपने आप ही यहाँ से इसने ड्रॉ कर ली, दैट इज I1 डैश, ठीक है। तुमने और बंदे बुला लिए,
कहाँ से सप्लाई से करंट बुला ली, आई वन डैश, आई नॉट तो थी पहले से, मतलब तुम तो हुए, उसके साथ आई वन डैश और बुला लिए। तो आई वन डैश की वजह से एक और फ्लक्स जनरेट होगी या नहीं होगी, फाइव वन डैश। तो उसने क्या करा, फाइव वन डैश ने जो फाइव टू आया था उसके इफेक्ट को क्या करा, कैंसिल आउट करा। जितने दूसरा डॉन आया था, मतलब दूसरा वो बंदा आया था ताकतवर, उतना ही ताकतवर बंदा तुमने अपना बुला लिया। क्लियर। तो उसने उसको मार दिया। फिर से तुम्हारा किसका, कौन, तुम ही बन गई अपनी क्लास के डॉन, है ना, फिर से तुम्हारी चलने लग गई। तो अब जो मेन करंट है, प्राइमरी करंट में आई वन कितना फ्लो हो रहा है, आई नॉट प्लस आई वन डैश, है ना। आई नॉट जो बिना लोड के था और आई वन डैश जो लोड आने की वजह से आया है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि हमारे पास टोटल करंट है प्राइमरी में आई वन, दैट इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई वन डैश, ओके। और सेकेंडरी में हमारे पास फाइनली आई टू है। तो अब जो लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आया है वो क्या है कि प्राइमरी में हमने कितना करंट दिया है, आई वन दिया है, राइट। और सेकेंडरी में हमारे पास कितना करंट है, आई टू दिया है, और हमारा लोड कनेक्ट है, जो हम फाइनली यही पढ़ते हैं। हम ये पूरी कहानी नहीं पढ़ते कि पहले आई नोट था, पहले लोड नहीं था, तो आई नोट था उसकी वजह से फ्लक्स था, फिर लोड आया तो आई टू आया, उसकी वजह से फाई टू आया, फिर ऑटोमेटिकली करंट यहाँ से अपने आप ड्रॉ हो गई आई वन डैश, फिर उसकी वजह से फाई वन डैश आई, राइट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। हेलो, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फेजर डायग्राम किसके केस के लिए, रेजिस्टिव लोड के लिए, ओके। रेजिस्टिव लोड के केस में क्या होता है, तुम्हें पता है, तुमने एसी सर्किट के केस में पढ़ा हुआ है, रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज हमेशा क्या होती है, सेम फेज पे होती है ना, करंट एंड वोल्टेज हमेशा सेम फेज पे होती है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स फाई है, नीचे वाली सारी साइड्स जो होती है वो सेकेंडरी की होती है, ऊपर वाली जो सारी साइड होती है वो प्राइमरी की होती है। तो ये कितना हो गया, ई टू इज इक्वल टू वी टू, और यहाँ पे कितना हो गया, ई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वन। माइनस ऑफ वी वन क्यों आया है, या फिर मैं ये लिख लूँ वी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वन। ये सेम अकॉर्डिंग टू द फेरेडेज लॉ, जो भी हम वोल्टेज देते हैं ईएमएफ हमेशा उससे अपोजिट इंड्यूस होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वन प्राइमरी साइड के लिए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। अब देखो हमारे पास क्या है, V2 इस डायरेक्शन में है, तो I2 भी क्या होगा, सेम फेज में होगा, होगा ना, क्योंकि रेजिस्टिव लोड के केस में करंट एंड वोल्टेज क्या है, सेम फेज में है। V2 यहाँ पे है तो I2 भी क्या होगा, अपोजिट सेम फेज में होगा। अभी तुमने यहाँ पे कहानी पढ़ी है कि जैसे ही I2 आया तुमने किसको बुला लिया, I1 डैश को, और I2 और I1 डैश क्या है, अपोजिट उसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। एक सेकेंडरी साइड पे एक प्राइमरी साइड पे है। तो जैसे ही I2 आया यहाँ पे भी कौन आ गया, I1 डैश आ गया। ये दोनों क्या है, अपोजिट फेस में है, वो सेकेंडरी साइड पे है और वो क्या है, प्राइमरी साइड पे है, राइट। अब इसके बाद तुमने क्या पढ़ा था, जो तुम्हारी मैंने बताया था कि टोटल करंट है, टोटल करंट हमारे पास कितनी है, I1 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस I1 डैश। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर लूँ कि I1 एक मेन करंट है, उसके हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक आई नोट है और एक I1 डैश है, राइट। तो हमारे पास एक ऑलरेडी कंपोनेंट आ गया I1 डैश, एक मेरे पास मेन करंट है I1, और एक दूसरा कंपोनेंट है आई नोट, ओके। ये चीज़ तुम्हारी हर केस में कॉमन रहेगी, आई नोट, I1 और आई डैश वाली, I1 डैश वाली। तो यहाँ पे ये इसके दो कंपोनेंट हैं और ये इसका फेजर डायग्राम बन गया। I1 है तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, एंगल कितना होगा, फाई वन, ये फाई नोट आई नोट है तो इसका कितना होगा, फाई नोट। तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टिव लोड।